हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। आज एक बार फिर से हम जीएमसीएच चंडीगढ़ का एग्ज़ाम जो हमारा 29 जून को होने वाला है उसके रिलेटेड जितने सारे PYQ है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हो सकता है इस बार भी आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो हम आज इस क्लास में पढ़ रहे हो और वो डायरेक्टली आपको जो एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बिहार CHO की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारा जीडीसी नर्सिंग ऐप पे आपको अवेलेबल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अभी के लिए वो आपके लिए ऑफर प्राइस रखा गया है, तो अवेलेबल है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपको 8000 प्लस MCQs जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जाइए क्योंकि अभी ऑफर का टाइम है, तो ये चांस बिल्कुल मिस नहीं करना उन बच्चों के लिए स्पेशली जो बिहार CHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ आज के। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमंग्स फैट्स, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा फैट है दैट शुड बी मिनिमली कंज्यूम्ड फॉर अ हेल्दी बॉडी आर, यानी कि जिनको क्या करना है, हमें कम से कम बॉडी में कंज्यूम करना है, किसके लिए, अगर हमें हेल्दी बॉडी चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, MU मूफा, पूफा, सैचुरेटेड फैट एंड नन ऑफ दीज, यानी कि अगर हम मूफा की बात करें तो ये हमारा है मोनो अनसैचुरेटेड, ठीक है, और ये हमारा पूफा है तो ये हमारा है पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये फैट्स जो हैं, ये क्या होता है, हेल्दी होते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इनको कंज्यूम कर सकते हैं, हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये हमें क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अनहेल्दी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको आपकी बॉडी में मिनिमली जो कंज्यूम करना चाहिए अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन C सही जाएगा कि सैचुरेटेड फैट्स जो भी हैं उनको हमें बहुत ही कम अमाउंट में लेना होता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या रहे, एकदम हेल्दी रहे। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम कि अमंग्स द फॉलोइंग विच इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट, यानी कि इन सब में से आपको करेक्ट मेजरमेंट बताना है किस चीज का, यूरिनरी आउटपुट का, यानी कि यूरिनरी आउटपुट हम किस बेसिस पे या किस क्वांटिटी से उसको मेजर करते हैं या उसका यूनिट हम क्या रखते हैं, तो आउंस, 1 कप, ml या 1 क्वार्ट। तो यहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी हमें नॉर्मल भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल हमारा जो यूरिन आउटपुट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 ml पर kg पर आर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्या होता है, वैल्यू होता है किस चीज का, यूरिन आउटपुट का। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो यूरिन आउटपुट हमारा हमेशा ml में मेजर किया जाता है, ना कि आउंस में, ना ही 1 कप में, ना ही क्वार्ट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि किस चीज को हम किस तरीके से या कौन सी यूनिट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ऑप्शन C जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है द रिकमेंडेड एंटीनेटल विजिट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या रिकमेंड करते हो, एंटीनेटल विजिट फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इन इंडिया आर, यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको आप कितना रिकमेंड करोगे, कितने विजिट जो है आप उसकी प्रेगनेंसी के थ्रू आउट बोलोगे कि आपको एटलीस्ट अगर आप
फॉलो अप नहीं कर सकते हो तो इतनी तो आपको विजिट करनी ही करनी है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में एटलीस्ट जब हम थ्रू आउट एंटीनेटल पीरियड की बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको क्या करना होता है, हर ट्राइमेस्टर में, ईच ट्राइमेस्टर में क्या हो, एटलीस्ट आपकी एक विजिट होनी चाहिए, ठीक है। ईच ट्राइमेस्टर में क्या हो, एक विजिट तो होनी ही चाहिए, ठीक है, 1 विजिट ईच ट्राइमेस्टर। यहाँ पे तो 3 ट्राइमेस्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी हमारा देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या बोलना है कि एटलीस्ट आपको हर ट्राइमेस्टर में एक विजिट तो करना ही है। जब आपको लगे कि प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है या कुछ ऐसी डिफिकल्टी या आपको लग रहा है कि हाँ ये कुछ एबनॉर्मल चीजें मेरे साथ हो रही है, तो आपको रिकमेंड करना है कि तभी भी आपको क्या करना है, विजिट करना है। उन सब चीजों को आपको अवॉइड नहीं करना है, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 विजिट इंक्लूडिंग 1 एज सून एज प्रेगनेंसी इज सस्पेक्टेड एंड 1 एट टर्म, यानी कि आपको क्या रिकमेंड करना है, 4 विजिट रिकमेंड करनी है और एक तो कब करनी है, जैसे ही आपको पता चले आप प्रेग्नेंट है, और एक कब, एट टर्म, जब आपकी डिलीवरी होने वाली हो तब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि 1 इन अ मंथ या 1 इन 2 मंथ या एवरी 2 वीक्स। यहाँ पे अगर सही बात बताई जाए या सही हमारा ऑप्शन होगा तो दैट विल बी 1 महीने में एक बार, दैट इज योर चॉइस कि हाँ आपको जाना तो है, लेकिन आपको ये अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें नॉर्मल थिंग्स तो उसमें आपको क्या करना है, हर ट्राइमेस्टर में आपको एक विजिट तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो 1 मंथ गलत हो जाएगा, 2 मंथ में एक बार नहीं, और एवरी 2 वीक्स नहीं। तो हम क्या रिकमेंड करेंगे पेशेंट को कि एटलीस्ट 4 विजिट तो आपको करनी ही करनी है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि फीडिंग कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न है उसका क्या कर रहे हैं हम, फीडिंग कर रहे हैं कोलेस्ट्रम टू न्यूबॉर्न इज एसेंशियल बिकॉज, क्यों एसेंशियल होता है कोलेस्ट्रम। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेस्ट्रम की तो ये क्या होता है, फर्स्ट 4 डेज जो हमें मिल्क सिक्रीट होता है आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट 4 डे मिल्क जो होता है, ठीक है, विच इज सिक्रीटेड आफ्टर द बेबी बर्थ। तो ये आप क्या बोल सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। तो कोलेस्ट्रम क्या है, कोलेस्ट्रम हमारा जो बेबी है उसको फर्स्ट फीड जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट आपको कोलेस्ट्रम फीड कराना है बेबी को। क्या करता है ये, डेवलप करता है इम्यूनिटी को, ठीक है, डेवलप क्या करता है, इम्यूनिटी बेबी के अंदर, ताकि जो आने वाला कुछ भी उसके लिए इन्फेक्शन हो या कुछ भी हो तो वो उसकी बॉडी क्या कर सके, उसके लिए उसको प्रिपेयर कर सके, ठीक है। इसमें क्या बहुत सारे आपके एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिन्स हमें जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रम है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, और सारे मिनरल्स जितने भी न्यूबॉर्न को रिक्वायर्ड होते हैं वो सब किस में प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो पहले 4 दिन मदर को मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और वन मोर थिंग, जो हमारे कोलेस्ट्रम का कलर होता है दैट इज येलो एंड थिक, जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो थिक होती है। जो कोलेस्ट्रम मिल्क होता है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, थोड़ा गाढ़ा मिल्क होता है वो, और येलो कलर का मिल्क हमें वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कि क्यों हमारे लिए एसेंशियल है, जरूरी है कि हम बेबी को क्या करें,
कोलेस्ट्रम दे, तो कि ये गुड होता है टू टेस्ट। अब जब छोटा बच्चा है उसे टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता, उसके टेस्ट बड इतने डेवलप नहीं होते कि वो चीज़ों को डिफरेंशिएट करे कि हाँ ये टेस्टी है तो मैं ये खाऊंगा और ये नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इट इज न्यूट्रिएंट डेंस एंड हाई इन एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है, इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंटीटॉक्सिन्स प्रेजेंट होती है जो बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करता है और इन्फेक्शन से या हर चीजों से उसको क्योर करता है, यानी कि बचाता है। ठीक है, फिर हमारा है कि इट इज अ ट्रेडिशन इन इंडिया। ट्रेडिशन नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है, कोलेस्ट्रम बच्चे को पिलाया नहीं जाता है, वो लोग इस कोलेस्ट्रम मिल्क को क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं और किसी और जो जानवर है उसको कंज्यूम कराते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह ट्रेडिशन नहीं है। या फिर इट इंक्लूड्स ब्रेस्ट टू प्रोड्यूस मोर मिल्क, यानी कि क्या अगर आप कोलेस्ट्रम जो बेबी को कंज्यूम कराओगे तो ये जो ब्रेस्ट है उसको क्या और ज़्यादा मिल्क सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। तो ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है और टेस्ट का भी कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस रहेगी तो ये रहेगी कि ये बहुत न्यूट्रिटिव होता है, एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत ध्यान से हमें पढ़ने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो हमारी स्कर्वी डिजीज है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। तो स्कर्वी अगर बात करें तो हमारा क्या है, स्कर्वी में आपको जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा, किसमें, जॉइंट्स में। ठीक है, ये चीज जो है ये आपको स्कर्वी में देखने को मिलता है। बाकी हमारे जो डेफिशिएंसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेफिशिएंसी हमारी विटामिन सी की डेफिशिएंसी ये देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो स्कर्वी एक थोड़ी सी अजीब टाइप की बीमारी होती है जिसमें जो किसके वजह से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, जिसमें हमें ब्लीडिंग यानी कि गम ब्लीड देखने को मिलता है और जॉइंट्स पेन देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, हमारा जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से हमें ज़ीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है। ठीक है, ज़ीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसकी, विटामिन डी की, तो विटामिन डी से हमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, एक तो ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलता है और देखने को मिलता है क्या, हमारा रिकेट्स। ठीक है, एक तो हमारा क्या देखने को मिलता है, रिकेट्स देखने को मिलता है और देखने को मिलता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, यहाँ पे और हमारा क्या बचता है, विटामिन बी बचता है। तो इसमें हमारा ये देखने को मिलता है, क्या क्या आएगा इसमें, हमारा बेरी देखने को मिल सकता है, बाकी भी बहुत सारे डिजीज है जो देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी डिजीजेस हमें देखने को मिलती है। तो इसीलिए आपका क्या जरूरी है, प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है, ताकि जो भी विटामिन है वो आपकी बॉडी में पूरे रहे और उसकी वजह से क्या देखने को ना मिले, कॉम्प्लिकेशंस देखने को ना मिले। तो अगर बात करें हम स्कर्वी की तो हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि रेंज ऑफ मोशन डिपिक्ट्स, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो क्या करता है। तो एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, कि ये वो एक्सरसाइज है जो क्या कराता है, हर मसल
और जॉइंट का क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, या फिर आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्ब, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि अगर हम रेंज ऑफ मोशन की बात करें तो रेंज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बॉडी का हर एक एरिया, हर एक मसल या जॉइंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसका मूवमेंट करा रहे हैं। तो नन ऑफ दीज तो यहाँ पे नहीं है, और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्ब भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, और सिर्फ आर्क ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट की यहाँ पे बात नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर बात करें हम किसकी, रेंज ऑफ मोशन की, तो वो हमेशा एक्सरसाइज कराएगा हर मसल की और जॉइंट की, जब आप रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फॉर अ पेशेंट विद सिवियर हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी कि एक पेशेंट है जिसको क्या है, सिवियर हियरिंग डिसेबिलिटी है, द नर्स शुड, नर्स क्या करेगी इसमें, फेस द पेशेंट एंड स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। यानी कि क्या करना है, नर्स क्या करती है, पेशेंट का जो फेस है उसकी तरफ अपना फेस करेगी, फेस टू फेस जो है, क्लियरली और स्लोली क्या करती है, स्पीक करेगी, बोलेगी। ठीक है, या फिर शाउट एंड यूज एग्जैजरेटिंग माउथ मूवमेंट, यानी कि बहुत तेज चिल्लाएगी और क्या करेगी, एग्जैजरेट मूवमेंट यूज करेगी, या चुप रहेगी कि अगर तुझे नहीं सुनाई दे रहा तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, ऐसे वाला बिहेवियर तो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर कम्युनिकेट विद फैमिली ओनली, कि वो पेशेंट से कुछ भी बात ना करे और फैमिली मेंबर से ही सिर्फ और सिर्फ बात करे, तो ये बिहेवियर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एज अ नर्स अगर आप काम करते हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस भी तरीके का पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपको उसको डील करना आना होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे कि कम्युनिकेट सिर्फ पेशेंट के फैमिली मेंबर से करना इज नॉट अ पॉइंट, और आप अगर आप ये बोल रहे हो कि आप चुप रहो, चुपचाप जाओ, पेशेंट को मेडिकेशन कर दो, जितने सारे प्रोसीजर है वो सब कर दो, तो यहाँ पे ये सब नहीं एक्सेप्टेबल होता है। तो अगर बात करें शाउट की, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये नेगेटिव बिहेवियर में आएगा, और पेशेंट भी इससे क्या होगा, जिसके वजह से अफेक्ट होगा हमारा पेशेंट। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो पेशेंट है उसको अफेक्ट होगा, उसकी फीलिंग्स अफेक्ट होगी, या उसको हो सकता है कि वो आप पे ट्रस्ट भी ना कर पाए, या उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपसे कुछ शेयर भी ना कर पाए। ठीक है, तो शाउट, चिल्लाना, और या फिर उस पर चिल्लाना, या आपको उसके तरफ कुछ अजीब जैसे बिहेव करना, मूवमेंट करना, ये सब कुछ आपका नेगेटिव बिहेवियर है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको फेस करना है पेशेंट को और स्पीक करना है क्लियरली एंड डायरेक्टली, यानी कि अगर उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको देख सकता है, आप अपना जो वे ऑफ स्पीकिंग है उसको क्या कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, और एक एक वर्ड उसको बोल के बता सकते हो, तो वो समझ सकता है, देख के वो आपकी लिपसिंग समझ सकता है, तो उसको क्लियर हो सकता है कि क्या आप उसको बताना चाह रहे हो। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि यही एक तरीका होता है पेशेंट को, अगर कोई आपका हियरिंग प्रॉब्लम वाला पेशेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया, कि सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है इंडिया में, वो कौन सा होता है, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए या आयरन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं रखते हैं तो बहुत सिवियर जो डिजीजेस है उनका हमें कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो हमारा आयरन जो डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, स्पेशली इन वुमेन्स। ठीक है, स्पेशली किसमें, जो विमेंस हैं उनके अंदर ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, किस चीज़ की, आयरन की। ठीक है, तो यहाँ पे
ये एक बड़ा चीज है कि आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप जरूर से पढ़ के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है? तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट? रिकेट एंड ऑस्टियोमलेशिया या बेरी, ठीक है, या फिर ड्राई आईज या माउथ अल्सर। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आपका जो माउथ अल्सर है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। आपका ड्राई स्किन, आपकी बेरी आपको पता है किस चीज के वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो क्या कॉज करता है? रिकेट्स कॉज करता है एंड ऑस्टियोमलेशिया कॉज करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पल्स ऑक्सीमीटर इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए हॉस्पिटल सेटिंग में हम इसको यूज करते हैं? कि ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड चेक करने के लिए, या हम बोल सकते हैं SpO2 चेक करने के लिए, या आप बोल सकते हो पल्स रेट चेक करने के लिए, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव तो हम रेस से हटा देते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन सैचुरेटरी ऑक्सीजन ऑक्सीमेट्री हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा यूज किया जाता है किसके लिए? जो ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड है उसके लिए, और पल्स रेट, यानी कि ये दोनों चीजें इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ऑफ ब्लड का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका बॉडी में जो आपका ब्लड है उसमें कितना ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो देखने को मिलता है। तो नॉर्मली 95 से % टू 100% आपका नॉर्मल देखने को मिलता है। अगर 90 से कम देखने को मिले तो आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर हम क्या करते हैं? O2 एडमिनिस्टर पेशेंट को करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है अगर 90 से कम यहाँ पे पेशेंट का हमें सैचुरेशन लेवल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा कि बोथ ए एंड बी हम क्या करते हैं? पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ट्रोकिएंडर रोल इज यूज्ड टू, जो ट्रोकिएंडर रोल है वो किस लिए हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले बात तो ये है कि प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट, ठीक है, सॉरी, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन स्टैंडिंग पोजीशन, या फिर प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप when patient is in standing position। तो बेसिकली ट्रोकिएंडर रोल जो है तो ये कब यूज किया जाता है? यूज्ड व्हेन पेशेंट, जो पेशेंट है वो किस चीज से गया हो? गॉन थ्रू टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, गॉन थ्रू किससे? टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ठीक है, जिस भी पेशेंट का क्या हुआ हो, टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ट्रोकिएंडर रोल। ठीक है, तो वो किस लिए, क्या प्रिवेंट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं? तो यहाँ पे बेसिकली अगर बात की जाए तो ट्रोकिएंडर रोल जो है वो यूज किया जाता है क्या प्रिवेंट करने के लिए? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। जब पेशेंट हम रिकम्बेंट पोजीशन में रखते हैं तो उस टाइम पे हम ट्रोकिएंडर रोल का यूज करके क्या प्रिवेंट करते हैं? एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप का प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि रिस्ट ड्रॉप इज अ कंडीशन इन विच, यानी कि जो रिस्ट ड्रॉप हो जाता है हमारा,
यानी कि रिस्ट ड्रॉप इंटरनल, इस तरीके से जब रिस्ट ड्रॉप देखने को मिले तो वो कौन सी इज अ कंडीशन इन विच, किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो फ्लेक्सर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क, या एक्सटेंशन मसल्स ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, या एडक्टर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क, या फिर एडक्टर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट डू नॉट वर्क। तो क्या हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब रिस्ट ड्रॉप एक कंडीशन है तो उसमें क्या हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे रिस्ट ड्रॉप की तो हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नॉन एज सैटरडे नाइट, हम इसको बोल सकते हैं सैटरडे नाइट सिंड्रोम एंड रेडियल नर्व पाल्सी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? रेडियल नर्व पाल्सी। ठीक है, ये चीजें हम इसको किस रिस्ट ड्रॉप जो है उसमें बोल सकते हैं। और जब हमारा रिस्ट ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली जो हमारा एक्सर्शन मसल है रिस्ट का वो हो जाता है और डिजिट्स डू नॉट वर्क। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज, यानी कि वैप को प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस क्या हो सकती है? तो यहाँ पे कि रिड्यूस एक्सपोजर टू मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि हम क्या कर दें, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, जो हमने वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाला है, हम वो ही क्या कर दे, उसका एक्सपोजर ही कम कर दे, या एक्सीलेंट ओरल केयर एंड सब ग्लोटिक केयर। ठीक है, कि हम क्या करें, ओरल केयर उसको प्रॉपर दे और सब ग्लोटिक केयर दे। नेक्स्ट, प्रोमोटिंग अर्ली मोबिलिटी, यानी कि क्या करना है, अर्ली मोबिलिटी प्रमोट करना है, या ऑल ऑफ दीज, कि ये सब के सब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सही मान सकते हैं। तो अगर बात करें कि हम ये जो एक्सपोजर है मैकेनिकल वेंटिलेशन का, तो जिस भी पेशेंट को अगर उसकी नीड होगी तो ऑब्वियसली वो हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, ईटी ट्यूब डालनी पड़ेगी। तो ईटी ट्यूब भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या नंबर होता है, वो सारा एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम पेशेंट को क्या करें, ओरल केयर या सब ग्लोटिक केयर हम प्रॉपर दें, तो ये हम क्या कर सकते हैं, वैप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैप जो है वो प्रिवेंट हो सकता है किससे, जो हमारा एक्सीलेंट केयर, यानी कि आप पेशेंट तो अनकॉन्शियस है ना, तो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो अपने आप से तो अपनी ओरल केयर नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका सक्शन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और आपको प्रॉपर ओरल केयर देना पड़ेगा, सो दैट आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो वैप को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमारा ये ऑप्शन सारे के सारे ही करेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ अगर इस बेसिस पे बात की जाए कि आपको मेजरली किस चीज पे ध्यान देना है, तो आपको मेजर चीजें इन चीजों पे ध्यान देना है कि आपको एक्सीलेंट केयर तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, यानी कि ओरल केयर प्रॉपर आपको देना ही पड़ेगा, सो दैट आपका जो पेशेंट है उसको क्या ना होए, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी, यानी कि अगर कोई पेशेंट आया है और उसको नॉन हेमरेजिक कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नो ब्लीडिंग एट ऑल। ठीक है, कोई ब्लीडिंग वाली, नो ब्लीडिंग कंडीशन से किसी ने प्रेजेंट किया है इमरजेंसी में, तो आप उसको कौन सा जो आइडियल सॉल्यूशन है वो इंट्रावास्कुलरली दे सकते हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे, क्यों करेंगे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज, जब उसको कोई हेमरेजिक प्रॉब्लम नहीं है, ना तो वो ब्लीड कर रहा है, ना ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कि ब्लड सब्स्टिट्यूट, की ब्लड सब्स्टिट्यूट उसको लगा सकते हैं, या आइसोटोनिक सॉल्यूशन या कॉलॉइड सॉल्यूशन। अगर बात की जाए नॉन हेमरेजिक कंडीशन में, तो आप हमेशा किसकी तरफ जाओगे, आपको हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाना है, क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो ऑस्मोलैरिटी जो
ऑस्मोलैरिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, इक्वल टू हमारा जो बॉडी में ब्लड होता है उसके इक्वल होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अगर इंट्रावेनस वास्कुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट की बात आती है किसकी, नॉन हेमरेजिक कंडीशन में, तो हमेशा आपको आइसोटोनिक फ्लूइड की तरफ ही जाना है। और आपके आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, आपका होता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन, ठीक है, रिंगर लैक्टेट यानी कि RL ये, और हमारा कौन सा 5% डेक्सट्रोज यानी कि D5, ये हमारे आते हैं किसके अंदर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। और आपको हमेशा यही देना है अगर आइसोटोनिक की बात आए, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो मैच करती है या इक्वल होती है हमारे ब्लड से, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी करेक्ट कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हम रिप्लेस करेंगे अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करी है और नॉन हेमरेजिक कंडीशन अगर देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टमार्टम हैमरेज, यानी कि पोस्टमार्टम हैमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज। अब यहाँ पे एक बात करते हैं, एक हैमरेज की अगर बात करें तो आपका आता है एंटीपार्टम हैमरेज और एक आता है आपका पोस्टपार्टम हैमरेज, ठीक है। तो एंटीपार्टम हैमरेज में अगर बात करें तो दो कंडीशन हमें देखने को मिलती है, एक एब्रेप्शियो प्लासेंटा और एक प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन देखने को मिलती है, एक एब्रेप्शियो और एक आपको देखने को मिलता है प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन आपको कब देखने को मिलती है, ये दोनों ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है जब आपका जो वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी है, वो बर्थ से पहले, ठीक है। तो ये अगर आपको उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ब्लीडिंग रिलेटेड देखने को मिले तो वो हमारा आता है कब तक, किसके अंडर, APH यानी कि एंटीपार्टम हैमरेज। और वहीं अब हम अगर बात करें कि PPH, तो PPH का एक कॉज हो सकता है दैट इज रिटेन्ड प्लासेंटा, ठीक है, कि अगर आप मान लो कि प्लासेंटा का कुछ पार्टिकल क्या हो जाए, कुछ पार्ट या कुछ भी पार्टिकल रिटेन रह जाए यानी कि अंदर ही रह जाए, तो वो भी एक कॉज बनता है PPH का यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज का। और ये हमें क्या है, आफ्टर डिलीवरी यानी कि आफ्टर डिलीवरी आपको अगर बात की जाए विद इन 24 आवर्स देखने को मिलता है, विद इन 24 आवर्स। और कब आप बोल सकते हो पोस्टपार्टम हैमरेज है, जब मोर देन 500 ml, ठीक है, मोर देन 500 ml अगर आपको क्या ब्लड लॉस देखने को मिल रहा है, मोर देन 500 ml जो ब्लड लॉस है वो अगर देखने को मिले तो आप क्या बोल सकते हो कि आपका जो पेशेंट है या प्रेग्नेंट वुमेन है उसको क्या हो रहा है, पोस्टपार्टम हैमरेज हो रहा है विद इन 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर। तो ये क्राइटेरिया होता है कि जब आप क्या बोल सकते हो कि पेशेंट को PPH देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर बात करें हम प्लासेंटा प्रीविया, एब्रेप्शियो प्लासेंटा, ये दोनों किसके पार्ट है, APH के पार्ट है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से यहाँ कोई मतलब नहीं होता। तो अटॉनिक यूट्रस अगर आपका हो जाए, रिटेन्ड प्लासेंटा तो है लेकिन अटॉनिक यूट्रस का मतलब होता है कि आपका जब एब्सेंस हो जाए, एब्सेंस ऑफ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका जब यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना जो है, वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होने कम हो जाए, तो मतलब एब्सेंट हो जाए, तो आपका अटॉनिक यूट्रस होता है, जिसके वजह से पोस्टपार्टम हैमरेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट कि अटॉनिक यूट्रस एक ऐसा कॉज है जो क्या कॉज कराता है, पोस्टपार्टम हैमरेज कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट
कांस्टेंट माइटोसिस, यानी कि ऐसी कौन सी हमारी सेल है जो बॉडी में कांस्टेंट माइटोसिस यानी कि डिवीजन के उसमें रहती है, डिवीजन कराती रहती है। तो अगर बात करें कि नर्व सेल, स्टमक सेल, मसल सेल या रीनल सेल, तो यहाँ पे सेल की अगर हम बात करें तो एक हमारा होता है स्टेम सेल, एक हमारे होते हैं नर्व सेल। ठीक है, तो जो नर्व सेल है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि डू नॉट पार्टिसिपेट इन माइटोसिस। ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन माइटोसिस। लेकिन जो हमारे क्या है, जो स्टेम सेल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज पार्टिसिपेट इन माइटोसिस। ठीक है, ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं माइटोसिस में। और जो कि ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन और जो हमारा स्टमक की जो लेयर है वहां पे ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ज्यादा माइटोसिस देखने को मिलता है। इसीलिए नर्व सेल्स, मसल सेल, रीनल सेल में नहीं, तो स्टमक सेल्स जो है वो ज्यादा माइटोसिस कराते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेम सेल्स जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द टोटल लंग कैपेसिटी इन अ हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेट। यहाँ पे आपसे एक हेल्दी एडल्ट का टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है। तो अगर बात करें लंग कैपेसिटी की तो वो तो होती है, लेकिन अब हम बात करते हैं पहले टाइडल वॉल्यूम की। जो टाइडल वॉल्यूम होता है एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट, ठीक है, नॉर्मल अडल्ट में, तो वहां पे अगर बात की जाए तो वो हमें देखने को मिलता है 500 ml। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 500 ml देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें टोटल लंग्स कैपेसिटी की, ठीक है, यानी कि आप बोल रहे हो किसको, TLC की, तो ये हमें देखने को मिलता है 6 लीटर, यानी कि 6000 ml। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर बात की गई है किसकी, टोटल लंग कैपेसिटी की, तो वो हमें देखने को मिलती है 6000 ml, या आप 6 लीटर भी बोल सकते हो। और 500 ml की अगर बात करें तो वो हमें टाइडल वॉल्यूम देखने को मिलती है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि हमने तो सिर्फ टाइडल वॉल्यूम पढ़ी थी, ये टोटल लंग कैपेसिटी है या टाइडल वॉल्यूम है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि अगर बात करें 500 ml ही हमने इनहेल किया है और 500 ml ही हमने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन जो होते हैं, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन जितने भी है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल सलाइन, RL और हमारा 5% डेक्सट्रोज। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, DNS की, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, तो ये हमारा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंडर ये हमारा आता है। और अगर हम बात करें रिंगर लैक्टेट हमारा आइसोटोनिक है, और अगर इन सब की बात करें तो इनमें से हमारा आइसोटोनिक पूछा गया है, तो दैट इज रिंगर लैक्टेट। ठीक है, फिर अगर बात करें हमारा 0.45 NaCl, तो ये हमारा आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंडर कौन सा आएगा, 0.45 NaCl। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है रिंगर लैक्टेट, वो हमारा आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन होता है, एंड दैट इज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि WHO डिक्लेयर्ड द 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन कब, यानी कि आपसे डेट पूछ ली कि आपका जब नोवल कोरोना वायरस हमें 2019 में देखने को मिला था, तो जो हमारा PHEIC यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कौन सी डेट को देखने को मिला था, तो कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि 30 जनवरी 2020 को आपको क्या कर दिया गया था, WHO ने ये अनाउंस कर दिया था, PHEIC, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्लस एक और चीज कि कोविड 19 अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। प्लस जितने सारे वेरिएंट आ चुके हैं सबके बारे में, जितनी कोविड 19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब आपका क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, कब दूसरा लॉकडाउन हुआ था, कितने टाइम के लिए होता है, ये सारी नॉर्मल बेसिक चीजें कोविड 19 से पढ़ के चले जाना, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हमारा आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज अ रेक्टल टेम्परेरी मोस्ट यूजुअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया कि आपको पेशेंट को टेम्परेचर लेना है, रेक्टल टेम्परेचर किन किन पेशेंट में हम नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है कि जिस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, यानी कि पेशेंट किसका हो, MI का हो, या पार्किंसन डिजीज का हो, या किसी पेशेंट को क्या हो, सीजर्स आए हो, या फिर क्लाइंट विद न्यूरोपैथी एंड एसोसिएटेड विद डायबिटीज। तो हमेशा दो बातें याद रखना कि हम सिर्फ दो पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किसमें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर बात करें किस चीज की, रेक्टल टेम्परेचर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कार्डियक पेशेंट होते हैं, जितने भी कार्डियक पेशेंट होते हैं, चाहे वो क्या हो, ECG, ये जो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाला हो, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट हो, या कोई भी आपको लगता है कि जो भी हार्ट डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्लस नंबर 2 है ब्लीडिंग पेशेंट, यानी कि जिन पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है, किसी भी कारण की वजह से ब्लीडिंग होती है, तो उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है रेक्टल टेम्परेचर मेजर करना। तो ये दो चीजें सिर्फ हैं कि जब आप रेक्टल टेम्परेचर जिन कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए की तरफ जाए तो यहाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, और ये क्या होता है, एक हार्ट डिजीज पेशेंट है, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट है हमारा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर हम नहीं लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट था। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी एट लास्ट की अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से लेके चलो, क्योंकि GMCH चंडीगढ़ का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल सर पे आ गया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इस तरीके से लेके चलो, बिना किसी टेंशन के कि हाँ हमें सब आता है, बस लास्ट मोमेंट है, लास्ट मौका है, उस चीज को देखना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग लास्ट तक बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी, उनकी भी तैयारी और अच्छी हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।